हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने वाले लेसन 12 का सब्जेक्ट स्टैट्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें उसके पहले हम इस चैप्टर के मार्क्स के वेटेज के बारे में जान लें। इस चैप्टर का वेटेज है 12 मार्क्स का। बोर्ड के अंदर 12 मार्क्स के सम्स आते हैं। इस चैप्टर में से टोटल 4 टाइप्स के सम्स आते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं वो दो आते हैं, एक एमसीक्यू में आता है, एक 1 सेंटेंस में आता है। तो 1 मार्क वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए वो 2 मार्क्स हो गई। 2 मार्क वाला एक क्वेश्चन आता है, इसलिए 2 मार्क्स। 3 मार्क वाला एक क्वेश्चन आता है, इसके लिए 3 मार्क्स। एंड 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आता है, इसलिए 5 मार्क्स। 2 + 2 4, 4 and 3 7, 7 + 5 12 मार्क्स। इस तरीके से इस चैप्टर का टोटल वेटेज कितना है? 12 मार्क्स का वेटेज है। आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या देखेंगे? चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और उसका जो फर्स्ट मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड, उसके बारे में जानेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 में है। कोरिलेशन। कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन को मतलब सर, रिलेशन मतलब संबंध। किसी भी दो चीजों के बीच में ये हमको क्या बताता है? संबंध बताता है, उसका कनेक्शन हमको बताता है। जैसे एग्जांपल लें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। जितना कम हम इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करेंगे उतना कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। तो इस तरीके से जैसे हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना, उतना बिल क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और कम यूज़ करेंगे तो कम। ये कैसा दिखा रहा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखा रहा है हमको। कैसा प्रोपोर्शन दिखा रहा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? इफ अ simultaneous change occur in two related variables due to direct or indirect causes, then it can be said that there exists correlation between two variables. अगर कोई भी दो चीज़ों के अंदर रिलेटेड वेरिएबल्स है, उसके अंदर साथ में चेंजेस आता है, चाहे वो डायरेक्टली आ रहा हो चाहे इनडायरेक्टली आ रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं। और ये कुछ नया टॉपिक नहीं है हमारे लिए स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8th में हमने इसके बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर का नाम था रेशियो एंड प्रपोर्शन। उस चैप्टर के अंदर हमने इसका बेसिक जाना था, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में जाना था और इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में जाना था। व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन? डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? In simple words, when the value of one variable increases and the value of other variable also increase, then we can say that there is a direct proportion between two variables. जब कभी भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज आता है, उसी के साथ उसका दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में भी इंक्रीज आए, तो हम बोल सकते हैं कि उसके बीच में क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रिसिटी बिल का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ रहा था, बिल भी बढ़ रहा था। जैसे कंजप्शन कम हो रहा था, बिल भी कम हो रहा था। तो ये कौन सा एग्जांपल था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल था। चलें inverse proportion. What is inverse proportion? In simple words, when the value of one variable increases and the value of other variable decreases, then we can say that there is a inverse proportion between the two variables. जब कभी भी दो वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो ऑपोजिट चेंज हो रही हो, जैसे एक अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसमें कौन सा रिलेशन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स। एग्जांपल ले लें हम, प्राइस ऑफ गोल्ड एंड डिमांड ऑफ गोल्ड। प्राइस ऑफ गोल्ड और डिमांड ऑफ गोल्ड। जैसे अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। और गोल्ड का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। जैसे यहाँ पे हमको रिलेशन देखने को मिल रहा है, वो ऑपोजिट मिल रहा है। प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। ये कैसा रिलेशन दिख रहा है हमको? कैसा दिख रहा है हमको? इनवर्स दिख रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये था हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। If the correlation between two variables can be expressed by a linear equation y equal to a plus bx or x equal to c plus dy, then it can be said that there exists a linear correlation between two variables.
अभी लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमको कोरिलेशन तो फाइंड करना है, पर कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हमको मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन हमारी किस तरीके से बनेगी, इक्वेशन हमारी इस तरीके से बनेगी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या तो x इक्वल टू सी प्लस डी वाई। अब दो तरीके की इक्वेशन कैसी, हमको पता नहीं कि हमको कौन सी वैल्यू डिपेंडेंट दी है, कौन सी वैल्यू इंडिपेंडेंट दी है। अगर सपोज हमको वैल्यू y फाइंड करनी है और वो डिपेंड किस पे करती है, x पे, और सपोज हमको x वैल्यू फाइंड करनी है वो डिपेंड किस पे करती है, y पे। तो इस तरीके से हमारी ये दो इक्वेशंस बनेंगी जो हमको क्या बोल सकता है, हमको क्या पता चल सकता है कि इन दोनों के बीच में लीनियर कोरिलेशन है, क्योंकि y डिपेंड करता है किस पे, x पे, और यहाँ पे x किस पे डिपेंड करता है, y पे। दोनों इक्वेशंस के अंदर जो हमको कांस्टेंट्स वैल्यू दी है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर a और b हमको वेरिएबल कांस्टेंट दिए हुए, और जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर c और d वैल्यू हमको कांस्टेंट दी हुई है। कोरिलेशन कोफिशिएंट, इस चैप्टर के अंदर जो हमको मेन चीज फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी वो होता क्या है, द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर कोरिलेशन between two random variable x and y is called the correlation coefficient. It is denoted by symbol r. जो दो वेरिएबल्स है उसके अंदर हमको स्ट्रेंथ फाइंड करनी होती है उसके कोरिलेशन की, उसको क्या बोला जाता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला जाता है, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द ब्राइवेटा पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल रियो। द क्लोज इंटरवल ऑफ द वैल्यूज ऑफ आर इज -1 to +1। हमेशा जो हमारा आर का आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में आएगा, न वो -1 से छोटा होगा न वो +1 से बड़ा होगा। अभी इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, एंड तीसरा मेथड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। इस पूरे चैप्टर में हमको ये 3 मेथड काम आएंगे सम सॉल्व करने के लिए। पहला है स्कैटर, सेकंड है कार्ल पियर्सन, थर्ड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला आज हम कौन सा मेथड करने वाले, स्कैटर डायग्राम मेथड। तो एक्चुअली ये स्कैटर डायग्राम मेथड होता क्या है, ये एक ग्राफिकल मेथड है जिसके अंदर हमको कोऑर्डिनेट्स पे यानी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उसकी पॉइंट्स को क्या करना पड़ता है, प्लॉट करना पड़ता है। देखिए जैसे देखें हम, इफ फॉर अ गिवन ब्राइवेटा डेटा वी प्लॉट द वैल्यू ऑफ x ऑन x एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ y ऑन y एक्सिस बाय टेकिंग द प्रॉपर स्केल ऑन द ग्राफ पेपर, then the graph showing the plotted points corresponding to the pairs x1 y1 x2 y2 xn yn is called the scattered diagram। जब हम x की वैल्यूज x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, y की वैल्यूज y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, तो हमारी जो प्लॉटिंग्स होगी वो पेयर्स में होगी, x1 y1, x1 के साथ जो पेयर था x1 और y1 का जो पेयर बनेगा वो प्लॉट होगा, x2 y2 का जो पेयर बनेगा वो प्लॉट होगा। इस तरीके से जो हमारी पॉइंट्स प्लॉट होगी वो हमको क्या शो करेगी, एक स्कैटर्ड डायग्राम शो करेगी, एक प्लॉटिंग पॉइंट्स हमको ग्राफ पे दिखाएगा। उसको क्या नाम दिया गया, स्कैटर डायग्राम मेथड दिया गया है। चलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट मेथड, फाइंड कोरिलेशन बाय स्कैटर डायग्राम मेथड। अभी स्टार्ट करें उससे पहले हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। हमें इसके अंदर 5 टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं। पहला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, थर्ड है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, फोर्थ है पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, एंड फिफ्थ है लैक ऑफ कोरिलेशन। तो जो पहला है हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता क्या है, अभी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में आप जैसे देख रहे हैं डायग्राम जो हमारा बना है वो किस तरीके से बना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और जो पॉइंट्स है सबकी सब पॉइंट्स क्या एक स्ट्रेट लाइन पे आ रही है। तो वो किस टाइप का कोरिलेशन शो करता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन शो करता है, जिसकी वैल्यू हमेशा आर की वैल्यू, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आपकी 1 आएगी। सेकंड नंबर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव में होता क्या है, होता तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, पर जो ये आपको पॉइंट्स दिख रही है वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रही है, वो है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पर एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। इसके लिए इसका आंसर होता है पार्शियल पॉजिटिव, और हमेशा इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी, यानी जो 0 और 1 के बीच में आर की वैल्यू आएगी। थर्ड वन है हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में होता क्या है, ये लेफ्ट से राइट की ओर तो जाता है पर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जैसे ये लाइंस किस डिक्रीजिंग ऑर्डर में
दिख रही है हमको, जो पॉइंट्स है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, डिक्लाइन हो रही है, और सबकी सब एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स आ रही है। इसके लिए क्या है? परफेक्ट नेगेटिव। इसके लिए क्या है? परफेक्ट नेगेटिव। इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा आपका r इक्वल टू -1। जो फोर्थ नंबर है वो क्या है? पार्शियल नेगेटिव। ये क्या है? पॉइंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, पर सबकी सब पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, सबकी सब पॉइंट्स हमारी एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। तो कौन सा रिलेशन हुआ? पार्शियल नेगेटिव। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? -1 से लेके 0 के बीच में, -1 से लेके 0 के बीच में। एंड लास्ट वन, लैक ऑफ कोरिलेशन। लैक ऑफ कोरिलेशन में हमको वो जो पॉइंट्स प्लॉट हो रही है, स्कैटर डायग्राम बन रहा है, वो हमको बता नहीं रहा है कि इंक्रीजिंग में कि डिक्रीजिंग में, हमको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, सिर्फ अनअसॉर्टेड पॉइंट्स क्या हो गई? प्लॉट हो गई है। तो ये जो चीज़ हमको बता रहा है कि जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उसके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, यानी वो क्या दिखा रहा है? लैक ऑफ कोरिलेशन। और उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल पेन मेकिंग कंपनी wants to know the relation between the price in rupees and supply in 1000 units of its most selling gel pen. The following information is collected for it. Draw a scatter diagram and interpret it. एक कंपनी है जो पेन बनाती है, उसको रिलेशन फाइंड करना है उसकी प्राइस के बारे में और उसकी सप्लाई के बारे में। अभी वो रिलेशन कैसे फाइंड करना चाहती है? स्कैटर डायग्राम मेथड से, यानी ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करना चाहती है। क्वेश्चन देख लें हम। प्राइस हमको दिया हुआ है और सप्लाई भी दिया हुआ है। प्राइस हमको रुपीज़ में दिया है और सप्लाई हमको 1000 यूनिट्स में दिया हुआ है। जब प्राइस हमारा 14 है तो सप्लाई 32,000 यूनिट्स है। जब प्राइस हमारा 16 है तो सप्लाई 50,000 यूनिट्स है। जब प्राइस हमारा 12 है तो सप्लाई 20,000 यूनिट्स है। जब प्राइस हमारा 11 है तो सप्लाई 12,000 यूनिट्स है। जब प्राइस हमारा 15 है तो सप्लाई 45,000 यूनिट्स है। जब प्राइस हमारा 13 है तो सप्लाई हमारा 30,000 यूनिट्स है। जब प्राइस हमारा 17 है तो सप्लाई 53,000 यूनिट्स है। अभी इसको हमको क्या करना है? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम पहले एक ग्राफ ले लेंगे, ग्राफ पेपर ले लेंगे। हमने ग्राफ पेपर ले लिया। ग्राफ पेपर के अंदर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिए। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? मंथली सप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है। हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है, और जो वैल्यू हमेशा डिपेंड करती है वो हमेशा किस पे आती है? वाई पे। तो यहाँ पे जो मंथली सप्लाई है वो किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस पे। इसके लिए प्राइस को हमने कहाँ पे लिया है? एक्स एक्सिस पे। और मंथली सप्लाई को हमने कहाँ लिया है? वाई एक्सिस पे। और ये जो 1 सेंटीमीटर है हमारी स्केल है, वो क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 रुपीज। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 रुपीज। एंड जो वाई एक्सिस पे हमारी स्केल है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 यूनिट्स हमारी स्केल है। अभी हम स्टार्ट करें तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? 14 और 32। 14 और 32। तो जैसे हमको दिख रहा है ये 14, प्राइस पे हमारा क्या है? 14, और सप्लाई कितना है? 32। तो 32 कहाँ आएगा मेरा? 32 हमारा यहाँ आएगा। तो पहले हम प्राइस पे प्लॉट करेंगे। प्राइस पे प्लॉट किया, आपको लाइन दिख रही है, प्राइस पे लाइन आई। फिर 32 सप्लाई पे किया तो 32। जहाँ पे दोनों पॉइंट ने क्या किया? लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, वहाँ पे हम क्या पॉइंट को प्लॉट आउट करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे? हम एक पॉइंट को प्लॉट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्राइस कितना है? 16। प्राइस कितना है? 16, और सप्लाई कितना है? 50। तो प्राइस है 16, प्राइस है 16 और सप्लाई है 50,000। सप्लाई है 50,000। तो जैसे प्राइस आएगा, अभी देखिए क्या आया? प्राइस हमारा, फिर सप्लाई आएगा, अभी आया हमारा सप्लाई 50,000 यूनिट्स का। जहाँ पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, वहाँ पे आई हमारी पॉइंट, वहाँ पे आई हमारी पॉइंट। इस तरीके से हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी 12 और 20। तो आइए 12 और ये आया 20। तो 12 और 20 हमारे क्या आएगा? तो आया पॉइंट आई यहाँ पे, 12 की पॉइंट आई यहाँ पे और 20 की पॉइंट आई यहाँ पे। जहाँ पे दोनों ने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे क्या करेंगे? हम एक पॉइंट प्लॉट करेंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे? एक पॉइंट प्लॉट करेंगे हम। देन आफ्टर 11 एंड 12, 11 और 12, जैसे 11 तो प्राइस 11 किसके और किसके बीच में आएगा? 10 और
प्राइस 11 किसके और किसके बीच में आएगा, 10 और 12 के बीच में, 10 और 12 के बीच में। तो ये जो हमारी पॉइंट आई 11, ये हमारी पॉइंट आई 11। देन आफ्टर 12, तो 12 आएगा यहाँ से 11 एंड 12, यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट है उसको हमने प्लॉट कर दिया। देन आफ्टर आया 15 एंड 45, 15 कहाँ पे आएगा और 14 और 16 के बीच में आया 15 और 45, 50 और 40 के बीच में 45। इसी तरीके से 13 और 30, 13 कहाँ पे आएगा, तो 12 और 14 के बीच में, 12 और 14 के बीच में, और 30 एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो 12 और 14 और 30 ये आएगा, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। देन आफ्टर लास्ट वन हमारा क्या दिया है, 17 एंड 53, तो 17 हमारा कहाँ पे आएगा, 16 और 18 के बीच में, 17 हमारा कहाँ आएगा, 16 और 18 के बीच में, 16 और 18 के बीच में, और 53 कहाँ पे आएगा, और 50 और 60 के बीच में। तो यहाँ पे हमारी कहीं पे होगी, यही हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट पॉइंट हो गई हमारी। अब जैसे ये पॉइंट्स तो रिप्रेजेंट हो गई, तो हमको किस तरीके का रिलेशन दिख रहा है, हमको कैसे पता चलेगा, देखो हमको दिख रहा है कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे दो रिलेशन होते हैं, एक तो परफेक्ट पॉजिटिव होता है, एक पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, तो किस तरीके से करेंगे, एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो जो पॉइंट्स हमको दिख रही है, जो पॉइंट्स हमको दिख रही है वो सब की सब पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आ रही, वो सब की सब पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आ रही। इसके लिए कौन सा रिलेशन शो कर रही है, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा। अभी हम नेक्स्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सम है हमारा, a company manufactures RO plant for factories. The information about the advertisement cost for its scale and the profit from the sale of the RO plants is given below. अभी हम कितना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और उसके सामने कितना प्रॉफिट मिल रहा है हमको सेल में से, कितना हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और कितना हमको प्रॉफिट जनरेट होकर मिल रहा है उसके सेल्स में से। तो हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है। अभी जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे। हाँ दोस्तों, प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे। तो एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, एडवर्टाइजमेंट, और वाई एक्सिस पे क्या लिया, प्रॉफिट। सिंपल, जैसे हमने फर्स्ट में किया, सिर्फ पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करते जाने का और कुछ नहीं करना है। जैसे फर्स्ट क्या है, 5 और 8, तो 5 किसके और किसके बीच में आएगा, तो 4 और 6 के बीच में आएगा, और 8 तो हमको सीधा दिया हुआ है, तो 4 और 6 के बीच और 8। इस तरीके से हमारी फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गई। देन आफ्टर क्या है, 6 एंड 7, देन क्या है 6 एंड 7, 6 और 8 के बीच में, 6 और 8, 6 और 8 के बीच में आएगा कि ऑलरेडी 6 पे आएगा, तो ये 6 पे पॉइंट आएगी, 6 पे और 7, तो 7 यहाँ पे कहाँ आएगा, 6 और 8 के बीच में आएगा, वाई एक्सिस पे 6 और 8 के बीच में। तो यह आया 6 और ये 6 और 8 के बीच में, यानी हमारी पॉइंट हमारे यहाँ पे कहीं पे आएगी। ये हमारी सेकंड पॉइंट प्लॉट हो गई। देन आफ्टर क्या है, 7 एंड 9। अभी 7 और 7 पॉइंट कहाँ पे आएगी, तो 7 हमेशा कहाँ पे आएगा, 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, और 9 कहाँ आएगा, 8 और 10 के बीच में आएगा। तो हमारी पॉइंट कहाँ पे आएगी, नियर बाई यहाँ पे कहीं पे, हमारी पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई। देन आफ्टर क्या है, 8 और 10, तो एक्स एक्सिस पे 8 एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पे 10, तो 8 और 10 हमारी पॉइंट यहाँ पे आएगी। देन आफ्टर 9 एंड 13, तो 9 कहाँ पे आएगा, 8 और 10 के बीच में आएगा, 9 कहाँ पे आएगा, 8 और 10 के बीच में, तो 9 और 13 कहाँ पे आएगा, 12 और 14 के बीच में, तो 9 एंड 13 यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट हुई। देन आफ्टर क्या है, 10 एंड 12, तो 10 यहाँ पे आया, 12 यहाँ पे आया, यानी पॉइंट हमारी कहाँ रिप्रेजेंट होगी, इस तरीके से पॉइंट रिप्रेजेंट हो गई। देन आफ्टर क्या है, 11 एंड 13, 11 कहाँ पे आएगा, 10 और 12 के बीच में आएगा, और 13 कहाँ पे आएगा, सेम वापस 12 एंड 14 के बीच में आएगा, तो 10 और 11 के बीच में, और 12 और 14 के बीच में, यानी यहीं पे हमारी होगी, ये हमारी पॉइंट रिप्रेजेंट हो गई। अभी सेम इस तरीके से यहाँ पे सब पॉइंट्स रिप्रेजेंट हो गई। अभी ये रिलेशन वापस कैसा दिखा रहा है, लाइन ड्रॉ की, सबकी सब पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आ रही है, यानी कौन सा रिलेशन हुआ, ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव। कौन सा रिलेशन हुआ, पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन हुआ। आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड to study the relation between the minimum day temperature
and sale of the woolen clothes during a particular day of the winter for the 6 different cities. अभी यहाँ पे रिलेशन क्या है, मिनिमम टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर कम से कम है और हमारा वुलन क्लॉथ कितना बिक रहा है, कितनी ठंडी है और कितना वुलन क्लॉथ बिक रहा है, उसका हमको ग्राफिकल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, रिलेशन बताना है। तो जैसे जब टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है तो 35,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, जब टेम्परेचर 20,000 और 20 डिग्री सेल्सियस है तो 10,000 यूनिट्स बिक रहे हैं। इसी तरीके से हमको पूरा डेटा दिया हुआ है। तो सेम अभी यहाँ पे सेल ऑफ वुलन क्लॉथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो सेल ऑफ वुलन क्लॉथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, और जो सेल ऑफ वुलन क्लॉथ है उसको कहाँ पे ले लिया मैंने, वाई एक्सिस पे ले लिया। मैं पॉइंट्स प्लॉट करना चालू करूँ। पहला क्या है 12, टेम्परेचर क्या है 12, तो 12 कहाँ पे आएगा, तो भाई 12 आएगा 10 और 15 के बीच में, हर एक लाइन 1 1 के बराबर। तो सेकंड लाइन पे आया ये 12 एंड 35, 35 कहाँ पे आएगा, तो 30 एंड 40 के बीच में। इस तरीके से हमारी पॉइंट यहाँ पे क्या हुई, रिप्रेजेंट हुई। इस तरीके से हमारी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई। देन आफ्टर क्या आएगा 20 एंड 10, तो 20 आया यहाँ पे, 10 आया यहाँ पे, पॉइंट हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई, सेकंड पॉइंट हमारी यहाँ रिप्रेजेंट हुई। देन आया 8 एंड 45, देन आया 8, तो 8 कहाँ पे आएगा, तो 8 आएगा 5 एंड 10 के बीच में, 8 आएगा 5 और 10 के बीच में, यानी 6 7 8, ये 8 वाली लाइन है। देन आफ्टर 45 डिग्री, तो 45 कहाँ आएगा, ऑब्वियस बात है यहाँ 50 और 40 और 50 के बीच में आएगा, हमारी पॉइंट रिप्रेजेंट हुई, यहाँ पे हमारी पॉइंट रिप्रेजेंट हुई। देन आफ्टर क्या है 5 एंड 70, तो 5 एंड 70 हमारी यहाँ रिप्रेजेंट होगी 5 एंड 70 पे। देन आफ्टर क्या है 15 एंड 20, 15 ये हमारी 15 पॉइंट है। देन आफ्टर 20 20 ये है, तो यहाँ रिप्रेजेंट हुई। नेक्स्ट पॉइंट हमारी यहाँ रिप्रेजेंट हुई। देन आफ्टर क्या है 24, 24 कहाँ आएगा 20 और 25 के बीच में, यानी ये हुआ 21 22 23 एंड 24 एंड 8 डिग्री, 8 कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पॉइंट रिप्रेजेंट हुई। और इस तरीके से ये एक लाइन जनरेट हमने कर दी। तो अभी ये लाइन जनरेट हुई तो लाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है और सबकी सब पॉइंट एक पे शो नहीं है। तो ये कौन सा रिलेशन बता रहा है हमको, पार्शियल नेगेटिव। ये कौन सा रिलेशन बता रहा है हमको, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बता रहा है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी हो रही है, जिसके अंदर 3 सम भी दिए हुए थे टेक्स्ट बुक में। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से 5 सम्स होमवर्क में दिए हुए हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली हम एक मेथड ही सीखेंगे और उसके सम्स कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमको तकलीफ नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो, आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस तरीके से हम डेली एक एक मेथड समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम फटाफट कोर्स को कोप अप कर सके। जितना भी हमारा कोर्स फटाफट हम लॉकडाउन की पीरियड में हमारा जो तकलीफ हो रही है, हम फटाफट वो कोर्स अपना पूरा कर सकते हैं। आप PDF लिंक हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई। Dear students, please download the homework PDF file from the link in the description below and submit your homework on the WhatsApp. हमारा WhatsApp नंबर है 8866060227 और दूसरा नंबर है 8141555344। इस नंबर पे आप हमारा WhatsApp नंबर पे आप होमवर्क सबमिट कर सकते हैं और कोई क्वेरी हो तो भी आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हम आपके कमेंट्स लिखना नहीं भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट न्यू वीडियोस अप टू डेट मिलते रहे, ताकि आप अपना कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बी एट सेफ एंड बी एट होम एंड प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू।